हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर। आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क का जो एग्जाम होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर। उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि हमसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। तो इट इज़ माय लेक्चर 1 फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ CGDPT, राइट। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है, इट इज A vessel contains 60 liters of milk. 6 liters of milk is taken out and 6 liters of water is added to the vessel. तो एक कंटेनर है जिसमें 60 लीटर मिल्क है और उसमें से आपने क्या किया, 6 लीटर जो मिल्क था वो उसमें से बाहर निकाल लिया और उसकी जगह 6 लीटर्स ऑफ वाटर आपने उसमें मिक्स कर दिया। Again 6 liters of milk from the vessels is withdrawn and the 6 liter of water is added to the vessel. अब आपने फिर से उसमें से 6 लीटर जो है वाटर जो है मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर था बेसिकली वो उसे बाहर निकाल लिया और फिर से उसमें 6 लीटर ऑफ वाटर जो है उसमें मिक्स कर दिया। The ratio of milk and water in the resulting mixture in the vessel is, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अब जो कंटेनर में जो मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसकी क्या क्वांटिटी है, उसका क्या रेशियो बेसिकली है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग को जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास क्वांटिटी टोटल कितनी थी, पहले हम मिल्क फाइंड आउट कर लेते कि कितना मिल्क जो है बेसिकली कंटेनर में अब है प्रेजेंटली। 60 लीटर हमें दिया हुआ था, राइट। टोटल हमारे पास था 1 में से हमने क्या किया, 6 आउट ऑफ 60 निकाल लिया, राइट। और ऐसा हमने कितनी बार किया, ऐसा हमने 2 बार किया तो पावर 2 लगा दी। यहाँ पे पावर हमने कितनी लगा दी, 2 लगा दी। सो इट इज 60, इट इज 1/10। तो जब आप एलसीएम लोगे इट विल बी 9/10। सो 9/10 से इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 9/10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48.4 लीटर्स। आंसर आ जाएगा 48.4 लीटर्स जो है आपने विड्रॉ कर लिया है। Not 48.4, it will be 48.6. अब ये तो क्वांटिटी हो गई हमारे पास मिल्क की। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी क्वांटिटी है जो हमारे पास वाटर की है। तो दैट इज वेरी सिंपल। आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 60 थी मिल्क की, उसमें से 48.6 जो है आपका मिल्क की क्वांटिटी। अब ओरिजिनल क्वांटिटी इस वक्त है तो वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 11.4 लीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। सो रेशियो जब हम निकालेंगे मिल्क एंड वाटर का, it will be 48.6 रेशियो 11.4। डेसिमल से डेसिमल आउट हो जाएगा आपका 48611। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो इट विल बी 81/19। कितना आ जाएगा, 81/19। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से पूछा गया, क्या पूछा गया है बेसिकली उसमें। सो
In question number 2, it is the present age of Rakshak. The present age of Rakshak is twice the present age of Sonal. कि जो प्रेजेंट एज है रक्षक की वो सोनल की कितनी है? जस्ट ट्वाइस, जस्ट डबल है. 5 years hence, 5 साल के बाद, सोनल्स एज विल बी ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ आरती. 5 साल के बाद सोनल की एज जो होगी वो आरती की एज की जस्ट डबल हो जाएगी. 5 years ago the ratio of the ages of Aarti and Kiran was 2:3 respectively. 5 साल पहले आरती की एज और किरण की एज जो थी उसका रेशियो कितना था? 2:3. किरण's प्रेजेंट एज इज 20 years. किरण की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है? 20 years है. फाइंड रक्षक प्रेजेंट एज. रक्षक की प्रेजेंट एज निकालनी है. अब देखिए यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज किसकी दी हुई है? किरण की दी हुई है. किरण की प्रेजेंट एज दी हुई है. सो किरण's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 20 years. राइट, ये हमने यूज कर ली इंफॉर्मेशन. फिर उसने क्या बोला इससे पहले, जस्ट पहले क्या बोला था? 5 years ago the ratio of the ages of आरती एंड किरण was 2:3. आरती और किरण की एज का हमें रेशियो दिया 5 साल पहले की, तो इट इज 2:3. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x/3x. इनकी जो एज है प्रेजेंट एज है, ठीक है, उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2x/3x. प्रेजेंट एज नहीं, सॉरी, 5 years पहले की एज. ठीक है, प्रेजेंट एज निकालनी है तो किरण की प्रेजेंट एज हमें दी है 20 years. तो 3x में मैं अगर 5 years ओके, तो अगर मैं 3x में ये 5 years ऐड कर देती हूँ, 5 साल पहले का रेशियो था ना 2x/3x, तो 5 साल पहले एज कितनी थी? 3x थी. अभी प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? वो 5 साल जोड़ दीजिए. 3x + 5 इक्वल्स टू 20. इक्वल्स टू 20 आ गया. x की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से 20 - 5 डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल बी 5. राइट, तो किरण की जो प्रेजेंट एज है विच इज 20 years, ठीक है, 5 साल पहले कितनी थी? 15 साल. अब इसी से हमारे पास आरती की प्रेजेंट एज आ जाएगी. आरती की प्रेजेंट एज कितनी है? इट इज 2x + 5. इट इज 2x + 5. तो 2 × 5 + 5 इक्वल्स टू 15 years. राइट, आरती की प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई. इट इज 15 years. किरण की एज हमें पता चल गई प्रेजेंट 20. आरती की प्रेजेंट एज पता चल गई 15 साल. अब हमसे क्या कहा था? हमसे बोला था 5 years hence सोनल्स एज विल बी ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ आरती. कि 5 साल के बाद सोनल की जो एज होगी वो आरती की प्रेजेंट एज की जस्ट डबल होगी. So 5 years hence सोनल की एज कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ आरती's प्रेजेंट एज. तो आरती की प्रेजेंट एज कितनी थी? 15 साल थी, तो ये कितनी हो गई? 30 years. लेकिन ये सोनल की एज कब की है? 5 साल के बाद की है. 5 साल के बाद सोनल की जो एज होगी दैट विल बी 20 years. अब इसी तरीके से सोनल की आप प्रेजेंट एज निकाल सकते हो. सोनल की प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे? सोनल की प्रेजेंट एज निकालने के लिए, क्योंकि ये 5 साल के बाद के, तो 5 years है उसे माइनस कर दीजिए 30 में से. 30 - 5, तो सोनल की प्रेजेंट एज आ गई 25 years.
सोनल की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 25 ईयर्स। और हमें निकालनी किसकी है, हमको निकालनी है रक्षक की प्रेजेंट एज। अब रक्षक की प्रेजेंट एज के लिए उसने हमें क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या बताया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बताया था कि प्रेजेंट एज ऑफ रक्षक इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, कि जो प्रेजेंट एज है रक्षक की वो प्रेजेंट एज जो है सोनल की उसकी जस्ट डबल है। तो सोनल की प्रेजेंट एज कितनी थी 25 ईयर्स थी, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 ईयर्स। तो रक्षक की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 50 ईयर्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं स्टेप बाय स्टेप चली हूँ इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। विद इन 30 सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू मेंटल कैलकुलेशंस। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 50 ईयर्स। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is simple interest on a certain sum at a certain rate for 2 years is 160 and compound interest on the same sum at the same rate for the same period is 170. The rate of interest per annum is, वो कह रहा है एक certain amount आपने simple interest पे डिपॉजिट किया और उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिला इट वॉज 160। जितने रेट पे आपने डिपॉजिट किया था वो अमाउंट, उतने ही रेट पे आपने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिपॉजिट किया और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 170। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, और ये जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है ये 2 इयर्स के लिए किया है, इट इज मेंशन इन दी क्वेश्चन। तो जब भी हम लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट बताया है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है और टाइम पीरियड 2 इयर्स का है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमारा जब ही लगेगा जब हमें 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो या दोनों का डिफरेंस दिया हो, तब ही लगेगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो 2 डिफरेंस कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट था 170 और सिंपल इंटरेस्ट था 160, दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 170 माइनस 160 इज 10। डिनोमिनेटर में सिंपल इंटरेस्ट था तो 160 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 बाय 8 इज बेसिकली 12.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जिसमें हमने डिपॉजिट किया था, इट वाज 12.5%। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमारा हिट हो रहा है। इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे दिया है, नेहा चौधरी बॉट सम गुड्स फॉर ₹10,000। नेहा चौधरी ने कुछ चीजें खरीदी और उनका जो उसने प्राइस पे किया इट वाज 10,000। शी सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स एट अ लॉस ऑफ 25%। अब उसने जो गुड्स थी उसमें से आधी जो चीजें थी जो उसने खरीदी थी उसमें से आधी उसने जो है 25% लॉस पे बेच दी। At what percent of profit should she sell the remaining goods so that she gets a gain of 38% on the whole transaction? अब वो कह रहा है कि जो उसके पास बची हुई गुड्स हैं, हाफ उसने बेच दी तो बची हुई कितनी है, हाफ ही है, राइट। अब वो उन्हें कितने पे सेल करे कि टोटल ट्रांजैक्शन पे
जो टोटल अमाउंट था विच इज 10,000, उस पे उसे 38% का प्रॉफिट हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10,000 रुपए की गुड्स खरीदी हैं, 10 में से उसने 5,000 मतलब हाफ मीन्स 5,000, तो 5,000 की गुड्स उसने कितने पे सेल करी? 25% लॉस पे। सो 100 माइनस 25/100, राइट। और हाफ जो है 5,000 की जो चीजें हैं वो कितने पे सेल करे, इसमें यहाँ पे गेन परसेंट के लिए मैंने G लगा दिया, बाय 100 इक्वल्स टू 10,000, और 10,000 पे उसे कितने का प्रॉफिट चाहिए? 38% का। 100 प्लस 38, 100 प्लस 38 बाय 100। ये इक्वेशन हमारी पूरी बन गई है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75/100 मीन्स 3/4। यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 5,000 प्लस 50G, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 13,800। ये आपने ओपन कर लिया, ये आ गया 1250, इट इज इक्वल टू 3750। अब क्या कीजिए, ये 3750 को और 5,000 को प्लस कर लीजिए, इट इज 8750, राइट। 13800 माइनस 8750, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 5050। ये जो गेन दिया था इस निकालने के लिए से ये वाला 50 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 101%। तो कितने पे सेल करे? हाफ ऑफ द गुड्स को वो 101% पे जब सेल करेगी, देन शी विल गेट अ प्रॉफिट और गेन ऑफ 38% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, और ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन पे तब उसे 38% का प्रॉफिट होगा, जब वो अपनी बाकी की बची हुई आधी जो गुड्स हैं उनको 101% प्रॉफिट पे सेल करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही सिंपल यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रैक्टिस ही यहाँ पे आपको हेल्प करेगी, तो प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सिंपल सा टेस्ट में जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा जो है इट इज ऑल्सो फ्रॉम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आई थिंक। चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 चेयर्स इज सेम एज दैट ऑफ 5 टेबल्स। की 8 चेयर्स का जो कॉस्ट प्राइस है इट इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टेबल्स। The total cost of 6 chairs and 2 tables is 3,680। तो आपने जो है 6 चेयर और 2 टेबल्स खरीदी हैं और उसका आपने टोटल कितना अमाउंट पे किया? 3,680। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स। तो 6 टेबल्स की कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कीजिए। बहुत सिंपल है, यहाँ पे 8 चेयर्स का प्राइस हमें किसके इक्वल दिया? 5 टेबल्स के। तो 8C इक्वल्स टू 5T। मैंने चेयर को C काउंट किया है और टेबल को T। तो 1 चेयर का प्राइस कितना होगा? 5/8 T आ गया, राइट। अब हमें यहाँ क्या दिया था? टोटल कॉस्ट कितनी दी थी? 6 चेयर्स और 2 टेबल्स की। 6C प्लस 2T इक्वल्स टू 3680, राइट। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी 1C की, एक चेयर की इक्वल्स टू 5/8T, उसको सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर देंगे। यहाँ लिख देंगे 5/8T प्लस 2T इक्वल्स टू 3680। इट इज 15/4। एलसीएम लेंगे तो 15T प्लस 8T, और ये वाला 4 जो है इधर चला जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3680, इनको प्लस कर लीजिए, 23 आ जाएगा। 23T, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3680 बाय 23 कैंसिल कर दीजिए, 1 यहाँ पे आएगा 160 तो 1 टेबल की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी कैंडिडेट्स, इट विल बी
640 और हमसे कितनी टेबल्स की कॉस्ट पूछी है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स। तो सिंपल है, हमें 6 टेबल्स की निकालनी है, तो क्या करेंगे, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 640 को, सो इट विल बी 3840। हमारा कितना आ जाएगा, 3840 जो है हमारा यहाँ पे प्राइस आ जाएगा 6 टेबल्स का। इट इज ऑप्शन 1, इट इज ऑप्शन 1, 3840। अभी तक जितने क्वेश्चंस थे ये हमारे जितने भी हैं मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चंस होते हैं, जो अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 6 to 10, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है 4.2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क पावर 4 इक्वल्स टू 1। व्हाट आई हैव डन और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हमें डेसिमल दिया है, राइट, इसको मैं एक बार लिख देती हूँ क्लियरली। इट इज 4.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.6 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने यहाँ लिख दिया x की पावर 4 इक्वल्स टू 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा सकते हैं, 1 प्लेस पे ही है, डायरेक्ट ही हट जाएगा। इस डेसिमल से ये डेसिमल हट गए, ये वाला जो x पावर 4 है इसको इधर ले जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा 45 की पावर 2, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45 लिख दिया, 36 मल्टीप्लाई बाय 36 लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और मैंने क्या किया x की पावर 4 यहाँ ले गई थी मैं, तो जो चीज़ें आपकी कैंसिल हो सकती है उन्हें काट दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 36, x की पावर 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 36, राइट। अब हमें क्या दिया x इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 36, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। तो ये कितनी पावर आ गई, 4 आ गई ना 6 की, वो कैंसिल हो जाएगी, आंसर कितना आ गया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। स्टिल अगर आपको लग रहा हो कि कोई चीज है जो हमें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप, देयर ऑल्सो यू कैन सेंड योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखिए, होल 4 by 5 माइनस होल 3 by 5 माइनस 5 होल 5 by 6 प्लस होल 6 by 7 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंपली आपको करना क्या है, जो वैल्यूज होल नंबर्स हमें दिए हैं उनको एक साइड पे लिख लीजिए और फ्रैक्शंस वालों को एक साइड पे लिख लीजिए। तो क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, 4 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6, ये होल नंबर वाले मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, 4 by 5 माइनस 3 by 5 माइनस 5 by 6 प्लस 6 by 7। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो नंबर्स प्लस के हैं उन्हें प्लस कर लीजिए, जो माइनस के हैं उन्हें भी प्लस कर लीजिए। 4 वाला और ये 6 वाला प्लस का नंबर है तो 4 प्लस 6 इज 10, और माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 8, तो 10 माइनस 8 इज 2।
ठीक है, 10 माइनस 8 इज 2। अब इधर आ जाइए, ये वाले की देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। सो 4/5 में से 3/5 अगर मैं माइनस करती हूँ तो 1/5 आ जाएगा, माइनस 5/6 प्लस 6/7। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। 5, 6 और 7 का आप जब एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 210। एलसीएम कितना आएगा, 210 आएगा। 2 को वैसे लिखे रहने दीजिए, यहाँ पे 210 ले लीजिए। 210 को व्हेन यू विल डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 42, 42 1 जा 42। फिर 210 को जब 6 से आप डिवाइड करेंगे 35 आएगा, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 आएगा। एंड देन अगेन 210 डिवाइडेड बाय 7 इज 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 180। ठीक है, अब फिर से एक बार यहाँ पे BODMAS का रूल हम लगाएंगे। 42 और 180 आपके पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 222। ये 2 बाहर ही रहा, यहाँ पे लिख लीजिए 222 माइनस क्या करना है 175, डिनोमिनेटर 210। जब आपने इसको माइनस किया तो कितनी आएगी वैल्यू, 222 में से 175 माइनस करेंगे 47, डिनोमिनेटर विल बी 210। तो दिस इज द आंसर ऑप्शन 1, 2 whole 2 47/210, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन प्लस सिंप्लीफिकेशन एंड मिक्स ऑफ इंटीजर्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही, अगेन फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इट इज 11/51 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 13/15 मल्टीप्लाई बाय 17/19 ऑफ की जगह आप सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लीजिए। इट इज 286/3। सारे नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 51/11, 15/13 एंड 19/17। अब जो नंबर्स आपके कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3 से 3। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो क्या आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 19, क्योंकि डिनोमिनेटर अब हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। न्यूमरेटर में वैल्यू बची 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 19। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 19 इज 570। हमारा आंसर क्या आ गया, 570। इट इज क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो काफ़ी सिंपल सा है, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स को और इन तरीके के प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए आप हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ CGDPT, आप उसको जो है पूरा देखिए, और आई गारंटी कि यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन जनरल एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, √1600 प्लस √576। इसमें एक करेक्शन कर लेते हैं, होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द करेक्शन रिक्वायर्ड हियर। सो हमें यहाँ पे दिया √1600, ये किसका स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 16। किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 00 है तो इसकी जगह सिंगल 0 लिख लेंगे, इट विल बी 40। 576 हमारा स्क्वायर होता है 24 का, इसकी होल स्क्वायर करनी है, तो 40 प्लस 24 है 64, होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 64 इज 4096। बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा।
ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 4096। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। OMG, it's too easy। 878.34 minus question mark plus 345.43 equals to 579.39। तो मैं इसको पहले जो है इस तरह से लिख देती हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं यहाँ पे x लिख देती हूँ। $579.39। अब देखिए जो ये x की वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे इसको ही बाकी के नंबर्स रहने देते हैं, राइट। और ये वाली जो वैल्यू है इधर प्लस में थी, जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये x यहाँ पे आ गया। इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आया 77, यहाँ आया 13 का 3, 8, इट इज यस 1283.77। इसमें से 579.39 आप जो है माइनस कर दीजिए तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 644.38। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 644.38। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सिंपल आपका जो है प्लस माइनस का है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको सिंपली करना क्या था, जो नंबर प्लस में है लाइक दिस और दिस, इन दोनों नंबर्स को आप जो है, मैं इसको एक बार फिर से कर देती हूँ, तो 878.34, 345.43 इनको प्लस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपका आ जाता 1223। और उसके बाद आपका 579 जो था वो जब हमारा लेफ्ट साइड पे आता तो माइनस हो जाता, माइनस करते तो यहाँ आता 38, यहाँ आता आपका 2, यहाँ आता सॉरी यहाँ पे आपका 2 नहीं आता, यहाँ पे आपका आता 4 एंड 6। तो आंसर आ जाता 644.38, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से यहाँ करनी है। फॉर्मूलाज हमें मालूम होने चाहिए, कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। और मैंने जैसा कि बोला, अपने डाउट्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ऑफ CGDPT, उनको जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर, द गेट फ्लायर।